अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो आपका मई में पेपर हुआ था वही पेपर आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप लोग अपने सीनियर्स से क्वेश्चन पेपर जरूर ले लें ताकि आप लोग को भी अपने क्वेश्चंस को देखते हुए सॉल्व करने में एक अलग ही मजा आएगा। उम्मीद है आप में से कुछ ने तो जरूर अपने सीनियर्स से क्वेश्चन पेपर ले लिए होंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज आप अपने कैमरे को ऑन कर लें ताकि इंटरेक्शन होने में आसानी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका समझिए एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है जो कि आप फेस करने वाले हैं 24 अक्टूबर को। 24 को आपका बिजनेस का पेपर है। इसी तरह का क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। ये क्वेश्चन पेपर है मई में आया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यही लिखा होगा टोटल इसमें 51 क्वेश्चंस हैं और 15 पेजेस में है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 51 सवाल है और टोटल पेजेस है क्वेश्चन के वो है 15। इसमें सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो रोल नंबर दिया जाएगा, जो आपका रोल नंबर अलॉटेड होगा एडमिट कार्ड में, वो रोल नंबर आप यहां पर लिख लीजिएगा। और ये है आपका पेपर का कोड और ये है सेट। आपके आगे और आपके पीछे जो बच्चे होंगे उन सब का सेट डिफरेंट होगा। ये सेट ए है, जिसके पास सेट बी होगा। क्वेश्चंस सारे के सारे सेम होंगे, सेट अलग अलग होगा। सेट अलग करने का मकसद होता है क्वेश्चंस को शफल कर देना, क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर देना। क्यों? ताकि आप एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग ना कर सके। हो सकता है आपका सेट ए है, आपके जो पड़ोस में बैठा बच्चा है उसका सेट बी है। आपका जो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, हो सकता है उसका क्वेश्चन नंबर 5 हो या 15 हो। बस यही डिफरेंस है। सॉरी, क्वेश्चन तो सारे सेम होंगे, बस उल्टे पलटे होंगे। हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है दूसरे सेट में वो क्वेश्चन नंबर 10 हो, किसी और सेट में वो क्वेश्चन नंबर 15 हो या फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो। इस तरह से होंगे क्वेश्चन, सारे के सारे सेम होंगे, बस अलग अलग सेट में क्वेश्चंस ऊपर नीचे किए हुए होंगे। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। 2:30 बजे से अगर आपका पेपर है तो 2:15 बजे आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा और 15 मिनट तक आपको टाइम दिया जाएगा कि आप ऊपर से नीचे सारे सवालात को एक बार नजरसानी कर लें, क्वेश्चंस को एक बार देख लें। उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर आपको पहले आता होगा ट्राई कीजिएगा कि उसी क्वेश्चंस को पहले लिखें। ठीक है, ये देखिए ये है सेट ए। आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, पेपर कोड है 215। डेट, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपका एग्जाम होने वाला है डे कौन सा होगा, 24 अक्टूबर, डे होगा थर्सडे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, आप जब क्लास में आपका सीट होगा वहां पे जो एग्जामिनर्स होंगे जो आपको घूम करके चेक कर रहे होंगे, आपको कोई मदद चाहिए, जो टीचर्स होंगे वो इन्विजिलेटर्स कहलाते हैं, वो आएंगे और आपके क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे साइन करेंगे, आपके आंसर शीट में भी वो साइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इन्विजिलेटर है कि एक क्लास में हो सकता है 2 होंगे, वो दोनों के दोनों साइन कर सकते हैं, हो सकता है एक ही साइन करे। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, वो क्या है कि आपको पहले से 15 मिनट, जो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट आपको दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार नजरसानी कर लें, पढ़ लें, आराम से देख लें। जो से आपका 2:30 में पेपर है तो आपको 2:15 में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। और इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, आंसर शीट में नहीं लिखना है, ना ही क्वेश्चन पेपर में कुछ पॉइंटर्स आप नोट डाउन करने लग जाइए कि हो सकता है ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान मैं इस पॉइंट को भूल जाऊं, ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स है, अपना रोल नंबर फर्स्ट पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर में लिख लें। जो ऊपर में दिया है रोल नंबर, जो मैंने आपको बताया
वहां पे आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए। उसके बाद आप ये चेक कर लीजिए, इंश्योर हो जाइए कि हो सकता है एक दिन दो पेपर भी होता है, कि आपके हाथ में जो पेपर है वो आपके अपने सब्जेक्ट कोड का है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं बिजनेस का पेपर है और आपको मिल गया साइकोलॉजी का पेपर, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार ये चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। किसी ने कुछ पूछा? उसके बाद क्या है, यहां पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से किसी एक को आपको चुनना है और करेक्ट आंसर लिखना है। और यहां पे ये भी दिया है कि आपको ये मत समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कहीं अलग से टाइम दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपका पूरा पेपर 3 घंटे का है और इस 3 घंटे में क्वेश्चन जो 51 क्वेश्चन है, 51 के 51 क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। यहां पे लिखा है कि क्वेश्चन पेपर, और ये देखिए क्वेश्चन पेपर का कोड भी आपको लिखना है, जो आपका आंसर शीट मिलेगा, जो सबसे ऊपर में क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट है ना, ये कोड और सेट, ये दोनों आपको अपने आंसर शीट पे लिखना है। उसके बाद आप जिस लैंग्वेज में चाहें, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर हिंदी या इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर है, आपको उर्दू मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लेकिन आपको लिखना होगा कि आप कौन से मीडियम में आंसर लिखना चाहते हैं, वो आप लिख दीजिए। चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, सारे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। जिस लैंग्वेज में जो कंफर्टेबल है वो उस लैंग्वेज में अपने आंसर्स को लिख सकता है। हाँ, यस। ये देखिए, ये ओएमआर शीट है, आपको दिया जाएगा सीरियल नंबर सबका आगे पीछे जैसे होंगे, ये सीरियल नंबर चेंज होता जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका है बिजनेस स्टडीज, सब्जेक्ट कोड है आपका 215, डेट आप डाल दीजिएगा 24 अक्टूबर। लैंग्वेज ऑफ आंसर, आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहती हैं, चाहे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहती हैं आप उसमें लिख दीजिए। जैसे आपने लिखा उर्दू, आप उर्दू लिख लीजिए। अब ये देखिए कोड, कोड नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा। और ये जो है सेट, 3 तरह के सेट होंगे, यहाँ पे 3 दिया हो सकता है 4 भी हो, एबीसी। तो आपको यहाँ पे इस पे सर्कल करना है, जैसे सेट ए है आपने इसको सर्कल कर दिया और यहाँ पे लिख दीजिएगा कोड नंबर, जो कोड है ये कोड 67/OS/1। ठीक है, ये कोड आपने लिख दिया। क्या पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, किसी भी तरह की माजूरियत है आपके अंदर? अगर है तो आप टिक कीजिएगा यस, अगर नहीं है तो आप टिक कीजिएगा नो। आपके पास फिजिकली चैलेंज है तो आप क्या है, किसी के हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई ब्लाइंड होता है, देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई लिख नहीं पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा बंदा होता है जो जाकर के उसका पेपर लिखता है। वो बोलता है लेकिन लिखने वाला दूसरा होता है। तो अगर इस तरह की कोई कैटेगरी है तो उसको टिक करना है। अगर आपको राइटर चाहिए, यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, जो जिस्मानी तौर पे माजूर होते हैं किसी तरह के, जैसे वो देख नहीं सकते तो वो लिखेंगे कैसे, या फिर वो लिख नहीं पाएंगे, उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर उनको राइटर चाहिए यानी लिखने वाला चाहिए तो यस या नो, उसके अकॉर्डिंग वो टिक करेंगे। ये आपके लिए नहीं है। अगर विजुअली है चैलेंज यानी आंखों से माजूर है वो, तो वो फिर उसके लिए है ये सारी चीजें। यहां पर आप अपना रोल नंबर लिखिएगा, जो भी रोल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका रोल नंबर है
7 6 5 9 2 जो भी होगा ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे है 7 है तो आप 7 को पूरा इन सर्कल अच्छे से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे ये 6 है तो आप इसमें ऐसे कर दिया एक बार, तो ये काउंट नहीं होगा। ओएमआर का जो मशीन होता है वो मशीन में डाल के ये पूरा चेक किया जाता है, वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पूरे दायरे को सर्कल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मौजूद होंगी। आपका अपना नाम होगा, जो नाम होगा आप एक एक ब्लॉक में अपना नाम लिखते जाइएगा और उसको इनसर्कल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर, फादर या गार्जियन नेम जो भी है आपका, और आपका अपना साइन होगा यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट का कोड जो भी है वो लिखिएगा, और सेंटर कोड ये लिखना है आपको। इतनी सारी चीजें आपके अपने ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी उसमें लिखना है। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये था, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो हिंदी में दिए गए हैं। आपके क्वेश्चन पेपर अगर उर्दू में होगा तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास उर्दू में भी मिलेंगे। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस था, ये देखिए अभी भी है ना ये चीज। हम दूसरे पेज में आ गए, लेकिन आपका जो कोड है और जो सेट है वो लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए टाइम लिखा हुआ है, 3 घंटा मिलेगा आपको। टोटल मार्क्स 100 के हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस उसमें थे कि कितने क्वेश्चंस होंगे, जैसे 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 1 नंबर के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी जो आएगा 21 से 35 15 क्वेश्चन जो होंगे ये 2 नंबर के होंगे। अगर इसको सब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें 2 ऑप्शन है, 2 नंबर है, 1 और 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो 2 मार्क्स के हैं, और इसमें जो अलग अलग सब डिवीजन है इसका, ये 1-1 नंबर का होगा। इस तरह से होंगे। सेक्शन सी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये भी 2 नंबर के होंगे, जिसमें 30 से 50 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 42 to 47 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपको अप टू 80 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको अप टू 120 वर्ड्स में लिखने होंगे, और ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को सैंपल पेपर डिस्कस करते टाइम डिटेल से समझा दिया था। अब ये नीचे क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, सेक्शन है जो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, अ सोल ट्रेडर हैज। देखिए कितना आसान क्वेश्चंस है। अगर आप रिलैक्स होकर के आंसर कीजिएगा तो आप आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। सोल ट्रेडर जो होता है, यानी तनहा मिल्कियत में क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, या नन ऑफ द अबव। अभी तक हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप का जो क्वेश्चन आया था वो था उसकी लायबिलिटी का, कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी होती है, सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है ना, लामहदूद जिम्मेदारी होती है, गैर महदूद जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर बात कर रहा है वसाइल के, रिसोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो आप बताइए, आई थिंक तूबा ने हैंड रेस किया है, आंसर करो तूबा, क्या है इसका आंसर? तूबा आप सुन रहे हो? दानिया? अनलिमिटेड रिसोर्सेज? नो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। इसकी जो बात होती है, जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इनकी, लेकिन इनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वसाइल की बात हो रही है, अगर इनकी का वसाइल अनलिमिटेड होगा, क्योंकि ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये छोटे पैमाने पे काम करते हैं। तो जब छोटे पैमाने पे ये काम करते हैं, अकेला मालिक होता है, तो इनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, जब लायबिलिटी की बात आएगी तब ये अनलिमिटेड होगा। ठीक है, मैंने यही कहा कि क्वेश्चन। हाँ मैम, उर्दू क्वेश्चन क्यों नहीं समझा रही हैं आप? वैसे मैं अरबी बोल रही हूँ क्या?
वो तो आप हिंदी रही है, लेकिन नहीं, मैं हिंदी नहीं बोल रही, मैं तो उर्दू बोल रही हूँ। हिंदी मुझे आती ही नहीं है, मैंने हिंदी पढ़ा ही नहीं है। मैं तो यही बोल रही, तन्हा तन्हा मिल्कियत, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, मैं यही वर्ड यूज कर रही हूँ। मैं कहाँ कह रही हूँ हिंदी में है क्या है। मैम देख तो हिंदी में रहा, दिखाइए हमें उर्दू। उर्दू में क्वेश्चन पेपर आई एम सॉरी कि मेरे पास नहीं है। मैंने आप लोगों से इसीलिए गुजारिश की थी कि आप अपने सीनियर्स से क्वेश्चन पेपर जरूर कलेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन उर्दू में होंगे। इसलिए मैं समझा आपको रही हूं उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेस की, वसाइल की। तो वसाइल जो होते हैं सोल ट्रेडर के, तन्हा मिल्कियत के, वो लिमिटेड होते हैं, एक हद तक होता है, ठीक है, महदूद होता है। और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो लायबिलिटी है, वो अनलिमिटेड होती है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन दिया है कि भाई ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सारे डिसीजंस, सारे फैसले कौन लेता है। इसका तो आई थिंक आंसर सबको आता होगा। मोहसिना, अगर आपने हैंड रेस किया है, कुछ क्वेश्चन है तो भी आंसर कर दीजिए, अगर आंसर देना चाहते हैं तो भी आंसर दीजिए। करता, यस। क्यों भाई? क्योंकि करता ही हेड होता है और वही सारे डिसीजंस लेता है, सारे फैसले करता लेता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, इमदाद बाहमी सोसाइटी, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी एम होता है, बुनियादी मकसद होता है, वो क्या होता है, किस मकसद के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाता है। ऑप्शंस है, अर्न मोर प्रॉफिट, बहुत ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए, सर्व द मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको खिदमत देने के लिए, उनके काम आने के लिए, रेस प्रोडक्शन, पैदावार में इजाफा करने के लिए, और नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। तूबा, आपने हैंड रेस किया है, क्या आप प्रेजेंट हो या हैंड रेस करके कहीं चले गए हो? कोई आंसर देना चाहता है इसका? हो तो फिर आंसर कर रहे हो तो करो आंसर। हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैंने आप लोगों को इमदाद बाहमी सोसाइटी पढ़ाई थी ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने का मकसद ही क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने का मकसद ही होता है जो उस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको सर्व करना, उनका मदद करना, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करना। तो सर्व द मेंबर्स। आपको यह अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप अपने सीनियर से एक बार क्वेश्चन पेपर ले लें तो, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरे पास उर्दू में क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैम ले चुके हैं हम, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन नहीं है। सन 2024 के ये हमारे पास। तो मैंने कहा कौन सा सेट है, आप ये बताओ। सन 2024 का वो है, कारोबारी बिजनेस स्टडी है। यू सेट कौन सा है? जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास जो है वो सेट ए है। ए है मैम, ए है। ए ही है आपके पास भी? जी ए है, लेकिन ये 24 का ही है, इसी वाले साल का ही। तो मेरे पास भी तो वही है। आपके पास यही सेट है? जी मैम, लेकिन मैम आपके पास यू लिख रहा है ऊपर, वो ए और एस और यू लिख रहा है, मेरे में ए और यू लिख रहा है ऊपर 67 के बाद में थर्ड नंबर। क्वेश्चन कितने लिखे हुए हैं उसमें, ये बताइए तो आप। क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन 51 है। 51 है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िए तो जरा सा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है मैम, कार डीलर के मंडल जजीर में से कौन कारोबारी सरगर्मी नहीं है? डीलर के जरिए कारों की खरीदो फरोख्त। अच्छा। बी है सारथिक के जरिए पुराना घर फरोख्त करके नया घर खरीदना।
और सी है प्रॉपर्टी डीलर के जरिए घर की खरीदो फरोख्त, और डी है इनमें से कोई नहीं। ओके आप ऐसा करो, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है इसमें आगे, आप सेट के बारे में ये बता रहे हो, आप ऐसा करो कि आप क्वेश्चन को जो है ना पिक क्लिक करके आप भेजो तो क्वेश्चन को। पीडीएफ में है या पीडीएफ में है या फिर आपके पास हार्ड कॉपी है? नहीं कॉपी मेरे पास, क्वेश्चन पेपर। कॉपी है, अच्छा तो आप ऐसा करो उसे अपने जो कोऑर्डिनेटर है उनको बोलो कि वो जो है उसको स्कैन करके या फोटो क्लिक करके वो सेंड कर दे, तो एक बार मैं देख लेती हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है? मैम इस टाइम नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे ना इस टाइम वो। तो आप में से किसी के पास नहीं है कि आप पिक क्लिक करके भेज दो? डायरेक्ट भेज सकते हो क्या मैम? हाँ हाँ डायरेक्ट आप भेज दो, नंबर दे दीजिए मैम। आप अपना नंबर चैट में ये कर दीजिए, शो कर दीजिए, और सर ने भेज दिया है चैट में नंबर, आप देख लो, ठीक है। ठीक है? तो चलो जब तक ट्यूबा भेजती है क्वेश्चन पेपर को, तब तक हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द, हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और इमदाद बाहमी सोसाइटी दोनों एक ही चैप्टर में पढ़े थे, और उसमें यह था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है? पहले था 1956 कंपनी एक्ट 1956, और अब कौन सा हो गया है चेंज होकर के कंपनी एक्ट 2013, ठीक है? अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोगों ने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम के जराए पढ़ा था, इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यानी डायरेक्ट पैदाकार से सारिफीन तक चीजें आएंगी, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो क्या कह रहा है, नॉट अ मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मेल है, फैक्ट्री आउटलेट है, टेलीमार्केटिंग है, क्या नहीं है? वो है ब्रोकर, ब्रोकर बीच में नहीं आएगा, ठीक है? बाकी सारी चीजें आएंगी क्योंकि हम डायरेक्ट टेलीमार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से कांटेक्ट में है। सिर्फ ब्रोकर जो है बीच में मिडिलमैन का काम कर रहा है, इट मींस कि ये नहीं है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये देखिए, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, कौन सा है इन चारों में से ऑप्शन में जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है? कोई इसका आंसर देना चाहेगा? अगर आता है तो अनम्यूट करके आंसर करो। यस, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट चैनल है, जीरो लेवल चैनल है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेलर्स आर द ट्रेडर्स हु बाय गुड्स फ्रॉम। जो रिटेलर्स होते हैं, जो खुर्दा फरोश होते हैं, वो सामान को किससे खरीदते हैं? कस्टमर से, होलसेलर से, या इन दोनों से, या कंज्यूमर्स से? देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया। यस, होलसेलर से, क्योंकि कंज्यूमर और कस्टमर ये तो हम हैं, सारिफीन है, हमारे लिए ही तो वो खरीदते हैं कि वो हम तक पहुंचाएंगे, हम उन्हें से खरीदेंगे रिटेलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या कह रहा है, एडवर्टाइजिंग की कौन सी खुसूसियत नहीं है? क्या है? नॉन पेड, बिल्कुल, क्योंकि एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म में होता है, बिना पैसे दिए किसी भी तरह की कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं होती। क्या कह रहा है, अब ये देखिए, ये आपका सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? एडवर्टाइजिंग इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो एडवर्टाइजिंग को अफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं? सोशल, यस, ऑल द अबव, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या फिर चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, ये सब के सब एडवर्टाइजिंग को अफेक्ट करते हैं। इसका आंसर नहीं आता है
तो नेक्स्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक, ऑल ऑफ द अबव, यस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप रेडियो, इंटरनेट और टेलीविजन, ये सब के सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है क्या? ओके, यानी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज इन्फोर्स्ड? 1986, यस। बाकी भी लोग आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि उम्मीद है कि आप सबको भी आता होगा। उसके बाद क्या है, इन केस an aggrieved consumer is not satisfied with the decision of state commission, he can make further appeal into, ये भी आपके सैंपल, यस, ये भी आपके आया हुआ है क्वेश्चन सैंपल पेपर में कि अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से नाखुश हैं, उससे आप मतलब आपका सेटिस्फाई नहीं है, तो आप नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेन को रख सकते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमरिज्म रेफर्स टू मूवमेंट बाय कंज्यूमरिज्म, यस, बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है ना। कंज्यूमरिज्म जो है वो कंज्यूमर्स का मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल कमीशन, ही कैन फर्दर मेक एन अपील टू, अब क्या है वो नेशनल कमीशन, यस, सुप्रीम कोर्ट, तब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर आप या कोई भी कंज्यूमर नेशनल कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपने मामलात को सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट प्रोवाइड्स ड्यू कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स? कौन सा? यस, राइट टू सीक रिड्रेसल जो है ये तलाफी का हक है, जो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपने उसकी डिमांड की थी, उसको ये फुलफिल करता है कंपनसेशन को। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम, यस, ऑल ऑफ द अबव, कंज्यूम भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, खरीदता भी है गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल के लिए और इस्तेमाल भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी दूसरे को, मैं क्वेश्चन इसलिए आगे नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि आंसर आ जा रहा है, अगर दूसरे में से किसी को भी आंसर समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो जरूर अपनी बात भी रखें और क्वेश्चंस को जो भी डाउट है उसे क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following rights reflect that consumers interest will receive due to consideration to appropriate forum? बताइए कि कौन सा राइट है जो ये बताता है कि कंज्यूमर फोरम में वो जा सकता है, उसकी बात को सुनी जाएगी। राइट टू बी हियर्ड, यस, है ना, सुनने का हक, ये बताता है कि आप जाइए और अपनी बात को बताइए, जो आपके साथ गुजरा है उसे सुनाइए, हम सुनेंगे ही। और यही राइट टू सीक रिड्रेसल के बाद आता है, नहीं सॉरी, राइट टू बी हियर्ड के बाद आता है राइट टू सीक रिड्रेसल, कि भाई सिर्फ आपकी बात को सुनी नहीं जाएगी, उस पर अमल भी किया जाएगा और आपकी तलाफी भी जो भी है, आपका कंपनसेशन, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सही हैं तो। इसके बाद अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो अब आप ये बताइए कि नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो किसी भी चीज को खरीदने जाए या फिर कुछ सामान लेने जाए तो उसकी कौन सी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुने, अवेयर हो, कंप्लेन करे या फिर खुद से सोचे। टू बी हियर्ड, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये
यस, और ये सारी बातें बता रही है जागो का ग्राहक जागो, है ना, कि भाई आप अवेयर हो, आप जागरूक बने, आप सोच समझ के किसी भी सामान को खरीदे या अपनी शिकायत को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, किस लिए बताइए। यस, उसमें चाहे वो कंज्यूमर किसी भी तरह से इग्नोर हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो या फिर किसी भी तरह का उनका एक्सप्लॉयटेशन होता हो, इन सब के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस है। ये कौन सा मदरसा सर? जामिया तो सालियात लिबनात है जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ। नहीं, मैसूर के बाद एक और किसी ने किया हुआ सर, बस वही है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following right depict that they should know their rights and must exercise them। ये जो कंज्यूमर राइट्स है, ये कौन सा राइट है जो बताता है कि भाई वो अपने राइट्स को जाने और फिर उसके राइट्स को इस्तेमाल करें, अपने राइट्स को पहचाने, जाने और इसको इस्तेमाल करें। यस, कंज्यूमर्स की तालीम का हक, है ना। अगर हम कंज्यूमर्स को एजुकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे, तो अपने राइट्स को वो जानेंगे और कभी भी अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज्ड मार्क प्रिंटेड ऑन ज्वेलरी। कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन? हॉलमार्क। ओके, तो अब यही बता दीजिए ये दोनों मार्क। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में एग मार्क एंड ISI मार्क इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज जुरिडिक्शन टू entertain complaints where the value of goods and services paid consideration doesn't exceed। कौन सा? ये कोई ये एक एक्स्ट्रा आपको दिया गया है, ये कोई मार्क नहीं है। ISO का फुल फॉर्म, ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ, एक मिनट बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक का ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन कर सकते हैं? फिर से बोलना। 20 लाख। यस, ठीक है कि भाई, हाँ। और स्टेट कमीशन में नेशनल कमीशन। यस, अकॉर्डिंग टू 1986 का है ना। और आपके इसमें यही दिया हुआ है 1986 का, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है। ISO जो है 2009, ये आपको दिया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अरे ये भटकाने के लिए बहुत बार आपको ऑप्शंस दिया जाता है। ये इंटरनेशनल का लेवल का जो है, जैसे हम लोग सर्टिफाइड करते हैं ना, वो क्या BIS के थ्रू करते हैं ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। तो ये ISI ये इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल लेवल में जो आपके पास आएगा कि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, वो चीज है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स। देख रहे हो ना क्वेश्चंस कितना इजी आया हुआ है। किसी और के लिए काम करना और बदले में वेजेस और सैलरी हासिल करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर पाथ मीन्स, ये भी आपका आया हुआ है किसमें, सैंपल पेपर में। वे अडॉप्टेड फॉर अ कैरियर, है ना, किसी भी कैरियर को तक पहुंचने के लिए जो रास्ते का इंतखाब होता है वो है कैरियर पाथ। कोई और आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या, या किसी और को कुछ समझ नहीं आ रहा है? अगर कुछ भी है, चाहे आप आंसर देना चाहते हो, नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो चैट के थ्रू बताओ, ताकि मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में कि बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है चॉइस ऑफ कैरियर इन्वॉल्व। अगर हम कैरियर की बात देखते हैं तो हम कौन कौन से रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं? बोथ, यस, है ना, मैंने बताया था ना कि या आप किसी के अंडर में काम कर सकते हो या अपना काम खुद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चूजिंग कैरियर रिक्वायर, अगर आप किसी भी कैरियर को चूज करना चाहते हो, ऑप्ट करना चाहते हो, तो कौन कौन सी चीजें उसके लिए जरूरी हैं? ओके, ऑल ऑफ दिस, चाहे वो आपका अपना इंटरेस्ट हो, आपकी स्किल बेस्ड हो या आपकी पर्सनालिटी हो, ये सब के सब अफेक्ट करते हैं किसी भी कैरियर को चुनने में। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो यस डिक्रीज, कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कैसे, बताइए। कम करने के लिए किया जाता है। हाँ, वो क्या करता है कि अपना तो रोजगार वो इस्टेब्लिश करता ही करता है और इसके साथ साथ लोगों को भी रोजगार फराहम करता है। तो जितने ज्यादा लोग रोजगार में लगेंगे उतनी ज्यादा बेरोजगारी में कमी आएगी। ठीक है, बिल्कुल, अच्छा, आप सही चल रहे हो यामित सालिहात मैसूर, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा लेकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है? यस, उसे कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, उसके अंदर खुद एतमादी भी होना चाहिए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेके उसने जो भी एक्शंस लिया है वो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और जब तक वर्क हार्ड नहीं होगा तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो बन ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर डू द थिंग्स एज, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कामों को कैसे करता है? हाँ, एंटरप्रेन्योर जो है वो कामों को वैसा ही करता है, वही काम करता है जो दूसरे करते हैं, लेकिन वो कामों को अलग ढंग से करता है ना। और उसी को लिखा था शिव खेड़ा की एक बुक है यू कैन विन, जीत आपकी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो सक्सेस होते हैं, जो कामयाब शख्स होते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते बल्कि अपने कामों को अलग ढंग से करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का कौन सा फंक्शन है, काम है, किन काम को एंटरप्रेन्योर करता है? इनोवेशन, मैनेजिंग, रिस्क बेयरिंग और ऑल ऑफ द अबव। यस, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि भाई बहुत बार जो है आप अगर ऑल ऑफ द अबव आता है तो एक बार आप कंसीडर कर लीजिए कि शायद आंसर यही होगा। और अभी इस केस में आप देख रहे हो ना कितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो मोस्टली का आंसर क्या है? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ही आ जाए, ठीक है। बाद में बोलने मैंने आपने ही बताया था कि ऑल ऑफ द अबव हो तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, इसलिए हम लोग तो वही करके आ गए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का सेक्शन ए, यानी 15 मार्क्स आप अपनी तरफ से देख लीजिए, जो बोल रही है वो भी, जो नहीं बोल रही है वो भी अपनी तरफ से टिक करते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चंस में थे, कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है, यानी आप उतना मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। 15
20 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब आप में से देखिए 20 में से कौन 20 लाया है, किसका एक गलत हुआ, किसका 2 गलत हुआ, या किसी का उससे ज्यादा भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अपने आप को भी जज करते चलिए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है सेक्शन बी, जिसमें क्या है 2 नंबर के क्वेश्चंस है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, बेस्ट आंसर, ये सारे टाइप के आंसर्स लिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है 21, द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर नोन एज, वो कोई भी काम, सॉरी यस, कि वो कोई भी काम, यहां पे एक्टिविटीज पूछ रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछे आंसर उसी तरह का दीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको करने से पैसे मिलते हैं। तो वो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज में 2 टाइप्स की एक्टिविटीज पढ़ा था। एक था इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम अपने जरिए माश के लिए करते हैं, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, है ना। तो इसमें का आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिसाइडेड बाय द, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कौन डिसाइड करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ। ऐसा तो मोस्टली एम्प्लॉयर ही करता है, लेकिन अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को भी उससे एग्री करना चाहिए, तो जब टर्म्स एंड कंडीशंस की बात आएगी तो जो टर्म एंड कंडीशंस एम्प्लॉयर रखा है उसको एम्प्लॉय एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय द, अरे ISO का फुल फॉर्म कैसे नहीं बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही तो बताया था। लिख लो आप लोग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लिख लिया। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। टुडे बिकॉज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड बिकम अ बिग मार्केट, किस चीज की वजह से पूरी दुनिया एक बड़ी मार्केट बन गई है, आप जहां से चाहो जब चाहो सामान को खरीद सकते हो। हाँ, तो इंटरनेट किसकी वजह से आया है, आपको वो रीजन देना है। बिकॉज द रिवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया जो है एक मार्केट में कन्वर्ट हो गई है। रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मैम इंटरनेट अगर देखेंगे तो आंसर होगा मैम। हाँ हाँ, सिर्फ इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप यही लिखिएगा, रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आप लिखिएगा टुडे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेइंग टैक्स। ओके, पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड रेगुलरली इज गाइडेड बाय, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स वक्तन फवक्तन जब भी होता है उसे पे करते हैं, ये क्या बताता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। ये कौन सा वर्ड बताता है, ये बताता है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, ये एथिक्स है। थोड़ा नीचे कीजिएगा स्क्रीन पर। पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, कि आप ईमानदारी से हमेशा टैक्स पे करते हो, टैक्स में चोरी नहीं करते हो, तो आप एथिकल बिजनेस कर रहे हो। ठीक है,
तो ये कहला गाइडेड बाय द बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अब यहां देखिए, रमन जनरल स्टोर इज अ बिग बिजनेसमैन who deals in selling Nestle products in his locality। कि रमन जो है एक जनरल स्टोर चलाता है और नेस्ले के प्रोडक्ट्स को बेचता है। He purchased products of Nestle directly from the state distributor in bulk quantities। ये जो है, जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं जो स्टेट में इसमें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो डायरेक्ट जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है और फिर मार्केट में छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं उनको ले जाकर सेल कर देता है। Which type of trade followed by रमन जनरल स्टोर? रमन जनरल स्टोर जो है वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है? यस, होलसेलर बिजनेस का काम कर रहा है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कितना घुमा के दिया हुआ है लेकिन आंसर कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून ऑयल मिल्स प्रोड्यूसेस रिफाइंड ऑयल, द इंटायर प्रोडक्शन इज लिफ्टेड बाय शशि ऑयल डिपो, हु इन टर्न सेल्स वेरियस रिटेलर्स। मिसेस कमला purchased 3 kg of oil from Ramaji Groceries. Name the wholesaler and trader। यहाँ पे सिचुएशन आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मून जो है वो तेल बनाने का काम करता है और जब वो तेल बनाता है तो पूरा का पूरा तेल शशि ऑयल खरीद लेता है और उसके बाद शशि ऑयल डिफरेंट जगहों में तेल की सप्लाई कर देता है। एक लेडी है, वो है मिसेस कमला, वो 3 किलो तेल खरीदती हैं रामाजी ग्रोसरी से। तो आप इसमें बताइए कि इसमें होलसेलर कौन है और रिटेलर कौन है। लेकिन मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगी, पहले पूरा थाम लो, सुन लो पहले। लेकिन मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगी कि आप इसमें यह भी बताइए कि प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है। यदि आपको चारों बताना है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल के बारे में बताना है कि कौन कौन क्या है। हाँ चलिए, पहले यस, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने बहुत आंसर सही दिया है। क्या असरा आप इनके आंसर से मुत्फिक हैं? जी मैम। कुछ डाउट है आपको? मैम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। मैम बिजनेस क्लास में जो थे कितने लेसन उसके थे टीएमए के? टीएमए के 7 लेसन थे। 7 8 थे मैम। वही 7 8 थे। 8 थे इसके। और कौन कौन से थे वो आप बता सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। आपके पास बुक है? जी बुक है। हाँ तो मैं आपको बता, मेरे पास बस एक रिवाइज कर दीजिए, आपने टिक लगा दिया। ओके मैं आपको बता देती हूँ। आपके टीएमए में आए थे जो चैप्टर्स, वो थे चैप्टर 5 नकलो हमल, ठीक है, चैप्टर 6 गोदामकारी, चैप्टर 8 7 नहीं था, चैप्टर 8 था जी मैम। डाक और कुरियर खिदमत। उसके बाद आपका था चैप्टर 11 आउटसोर्सिंग। जी मैम। उसके बाद चैप्टर 12 खरीदो फरोख्त, जी मैम। ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 14 खुर्दा तिजारत। जी एंड द लास्ट बिक्री फरोख्त चैप्टर 16। मैम ये सब टीएमए के थे। हाँ इसके अलावा याद करना है ना हमें? हाँ, इनके अलावा जो आप देख लीजिए, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि भाई जो चैप्टर्स छोटे हैं, मार्क्स ज्यादा है, उनको पहले कीजिए। जो चैप्टर्स ज्यादा लंबे हैं, जो आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को आप थोड़ा डिले करके कीजिए। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आपको तो ज्यादा करना है। और आप क्वेश्चन पेपर भी देखकर ये देख सकते हो कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस
किससे आ रही हैं। तो आप ये इंश्योरेंस कंपनी वाला जो चैप्टर है, बीमा पॉलिसी, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और फिर इनसे क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग काम कीजिए। फिर चैप्टर 1, 2 ये सारे के भी तो है ही, ठीक है। तो उसमें जो मैंने आप लोग को बताया था, मैं हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि जब मैं आपको टीएमए करा रही थी या फिर आपको सैंपल पेपर करा रही थी, तो आपको मैंने बताया था किस मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स हैं और किन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी मैम, वही लिखा हुआ उससे नहीं देखा हमने, बस ओके, कंफ्यूजन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जिस तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसे दूर कर लीजिए। एक ये है, आप लोगों ने भी सुना होगा, आस्किंग अ क्वेश्चन फुल फॉर 5 मिनट बट आस्किंग नॉट अ क्वेश्चन फुल फॉर एवर। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, आपको समझ नहीं आता, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि लोग कहेंगे कि बेवकूफ है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो ताजिंदगी आप वैसे ही रह जाओगे, है ना। तो इसलिए किसी भी तरह का डाउट हो, बिला झिझक पूछिए। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर मुझे भी आता हो, बहुत बार ऐसा होता है मेरे को भी क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं होते, क्योंकि हमारा भी लर्निंग पीरियड ही है, टीचर हमेशा लर्न करता रहता है, ठीक है। इसको करा लेती हूँ ना सर 30 तक, इसको 30 तक करा लेती हूँ, ये तो टाइम हो, नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो गया मून ऑयल मिल्स, ये कौन है, प्रोड्यूसर है, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है। और फिर शशि जो है वो कौन है, होलसेलर है। और मिसेस कमला ये कौन है, कंज्यूमर है। और रामाजी ग्रोसरी ये कौन है, रिटेलर है। तो देखो क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ने के बाद पैनिक मत होइएगा, क्वेश्चन वही चीज पूछ रहा है जो आपको आता है, आप रिलैक्स होकर बस आंसर करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स, द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक? नहीं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड इसके रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्स जो है ना सोल प्रोप्राइटर का, ये लिमिटेड होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स improve the quality of their products because of multinational companies। मल्टीनेशनल कंपनीज में जितने ज्यादा कंपटीशन की वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने चीजों के म्यार को बढ़ाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ाएंगे अपना म्यार, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर इनके प्रोडक्ट्स को और कोई नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर विकास इज रनिंग अ बिजनेस इन सोल प्रोप्राइटरशिप। ये भी आपका जो है ना सिर्फ नाम का हेर बदल है और कुछ अमाउंट का हेर फेर है, बाकी सारा ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया हुआ है कि मिस्टर रमेश जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का काम कर रहे हैं, लॉस हो गया बिजनेस में, वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, और उस टाइम पे जब वाइंड अप कर रहे थे तो उनके जो बिजनेस से पैसा आता है एसेट्स से वो 5 लाख का है और उनकी लायबिलिटीज 8 लाख की है। जब अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को वो बेचते हैं तो 8 लाख आता है। तो आप बताइए कि वो अपने क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट देंगे? देंगे वो अपने क्रेडिटर्स। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर में इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आंसर नहीं आता तो ये देखिए, मिसेस रीता एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है। डर किस बात का है कि भाई अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो उनकी जो लायबिलिटीज है, यहां तक कि उनके जो पर्सनल एसेट्स है, वो सब के सब भी उसमें चले जाएंगे। अगर लॉस ज्यादा हो गया तो बिजनेस वाइंड अप करने के बाद वो सारे क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाए तो उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी उसमें लग जाएंगे। तो भाई अब बताइए कि वो क्या करें,
इनको सजेस्ट कीजिए कि ये किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें ताकि इनका जो डर है वो कम हो। मैम सवाल समझ में नहीं आया। मिसेस गीता, रीता नाम की एक लेडी है, वो बिजनेस तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वो बिजनेस करेंगी और अगर लॉस होता है और लॉस ज्यादा होता है तो कहीं उन्हें अपने लॉस की भरपाई को अपने घर के असासों को बेचने के बाद पूरा करना होगा। तो वो अपने इस डर को कम करना चाहती हैं। तो बताइए कि वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करे। कोई आइडिया? तो ये आप इनको सजेस्ट कर सकती हो कि आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं, सही है, ठीक है, लेकिन आप ये डरती हैं कि आपके सारे जायदाद, आपके असासे वो चले जाएंगे अगर आपको लॉस हुआ तो आप क्या कर सकती हो, आप अपना पार्टनर रख लो, जो भी लॉस होगा वो दोनों सहेंगे। वो है ना, एक ना शुद्ध दो शुद्ध, एक ना सही दोनों सही, है ना। तो आप इनको क्या सजेस्ट कर सकती हो कि आप तनहा मिल्कियत का काम ना करो, आप साझेदारी में काम करो, आप शराकतदारी में बिजनेस स्टार्ट करो, आप पार्टनरशिप में काम करो। ठीक है, समझ आया? मैम यस, ये जो आंसर है इनको तफसील से लिखना होगा या सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना होगा? ये 2 नंबर के क्वेश्चंस है, आप इनको लिख सकते कितने में, इसमें तो आंसर्स का आपको कुछ ये नहीं है, आपको वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में वर्ड्स का लिमिट दिया गया है कि आपको इतना में लिखना है। इसमें आप लिख सकते हो, आपको इसमें तो बेस्ट आंसर है ना, यहाँ पे क्या बेस्ट आंसर आपको देना है कि आप क्या कर सकते हो, उन्हें क्या सुझाव दे सकते हो। तो मिसेस रीता को मैं सुझाव देना चाहूंगी कि वो तनहा मिल्कियत कारोबार को छोड़कर शराकतदारी में काम करें ताकि उनका नुकसान भी कम होगा और वो उनका डर भी कम होगा। यानी नुकसान कम कैसे होगा, क्योंकि जो पार्टनर है वो भी तो सहेगा, इसलिए नुकसान या फिर उनका डर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। फीडबैक इज वन ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक जो है कम्युनिकेशन में एक एलिमेंट है, क्या ये सही है? यस, ट्रू। क्यों? मैंने आपको बोला था कि आपके पास एक वीडियो आएगी कम्युनिकेशन वाला, जो मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन है जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, और इसके लिए ये कोई मैसेज भेज रहा है और जब इन रिटर्न ये जो रिस्पांस देता है इसी को फीडबैक कहते हैं कि हाँ मुझे आपकी बात समझ आ गई। जैसे मैंने पूछा कि आपको ये समझ आया, आपने कहा हाँ, तो ये हो गया आपका फीडबैक, आपका रिस्पांस। तो बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्केप फ्रॉम कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बिना एक दूसरे से बात किए हुए रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज दैट यहाँ पे जो हमारा आप क्लास कर रहे हैं इसी को एक ऑर्गेनाइजेशन सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे बिना बात किए हुए काम हो सकता है क्या? ट्रू कैसे होगा? फॉल्स है ना, हम सब ह्यूमन बीइंग्स है ना, मशीन थोड़ी है कि अपना अपना काम करते रहेंगे, ह्यूमन बीइंग्स है ना, एस्केप नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसी को आपको आंसर नहीं आता तो आप दूसरा कीजिए। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड, जो मैसेज रिसीव करता है, यानी मैंने आपको मैसेज भेजा और आपने वो मैसेज रिसीव किया, तो वो क्या कहलाता है? आंसर इसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। यस, रिसीवर, इसी में ईआर लगा दीजिए, वो हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड इज स्पोकन इज नोन एज, जो हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ,
वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये वर्बल होगा, बोलकर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट आंसर टेस्ट। ठीक है, जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो देना है। क्या है? कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, सिंबल्स, डायग्राम्स इज कॉल्ड एज। वो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें पिक्चर्स यूज किया जाता है, किसी भी तरह का सिंबल यूज किया जाता है या कोई डायग्राम यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन नॉन वर्बल में भी टाइप्स बताया गया था ना, कि जब हम लोग पिक्चर्स, सिंबल्स और डायग्राम्स देखते हैं, आप देखिएगा पूरा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसे विजुअल, है ना, विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है, तो विजुअल। उसके बाद क्या है? व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होते हैं और बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। मैंने आपको पढ़ाया है, आप जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाईसी स्टैंड फॉर। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर्स। अपने सार्फिन को जानो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इन अ बैंक्स बैलेंस शीट डिपॉजिट इज अ। जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो ये बैंक के लिए क्या है? हमारे लिए तो डिपॉजिट है, जमा है, लेकिन ये बैंक के लिए क्या है? ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। कैसे है लायबिलिटी? कि जब जो डिपॉजिटर चाहे वो उसे पैसे को निकाल सकता है। तो यहां पे पूछ रहा इन अ बैंक्स बैलेंस शीट, बैंक के बैलेंस शीट में जो डिपॉजिट है वो क्या है? वो क्या है? लायबिलिटी है। समझ में आया ये स्टेटमेंट? इसको उर्दू में कहते हैं जिम्मेदारी। ठीक है, या फिर इसको देनदारी भी कहते हैं। लेनदारी, लायबिलिटी को उर्दू में, एक मिनट रुकिए बताती हूँ। जिम्मेदारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड इन करंट अकाउंट। मैंने जो आपको बैंक में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो फिर इसका मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट यानी आपके बैंक में जितने पैसे हैं आप उससे ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हो, और ये फैसिलिटी बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को देता है। तो यहां पे यही चीज पूछ रहा है कि क्या जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो करंट अकाउंट्स में दिया जाता है? तो यस, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1935। कि आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आया था वो कब आया था? 1935 में। आपको याद है? क्या ये बैंक होता है। हाँ, तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये भी आपका सैंपल से ही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फादर और अमाउंट का मिसमैच है। ठीक है, यहाँ पे फादर कौन है? महेश फादर 2 लाख रुपए एज अ गिफ्ट जमा करना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो महेश को उसके ग्रेजुएशन डे में दे सकें। तो आप बताइए कि वो ये पैसे कहां जमा करें, किस टाइप के अकाउंट में जमा करें? सॉरी, अरे करंट अकाउंट नहीं, फिक्स्ड अकाउंट ना। फिक्स्ड अकाउंट में लंबी मुद्दत तक के लिए हम पैसे जमा कर सकते हैं और इसमें हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। तो वो उसके
महेश के ग्रेजुएशन डे में देना चाहते हैं, लंबी मुद्दत है, बहुत ज्यादा टाइम है, तो वो फिक्स्ड अकाउंट में पैसे जमा कर दें। ठीक है। उसके बाद इसी में एक और ऑप्शन है, मिस्टर रवि हैज लिमिटेड इनकम एंड वांट्स टू सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, विच टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड ही ओपन विद द बैंक। कि मिस्टर रवि है, उनका सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कुछ सेविंग कर ले, तो वो किस तरह के अकाउंट में पैसे जमा करेंगे। तो इसका आंसर बोलो। करेंट अकाउंट क्या मैम? नहीं, करंट अकाउंट आप लोग ना एक बार पढ़ लीजिएगा। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि जो फ्लो ऑफ मनी में काम करते हैं ना वो लोग, बिजनेसमैन सब, ये लोग जनरली पैसे जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत हुई, बैंक में पैसे नहीं है तो भी वो पैसे निकाल लें। सेविंग के लिए कभी भी करंट अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक बार आप इसका डाउट क्लियर कर लीजिएगा, बाकी आपका डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्लियर है सारा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एक बार आप लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कंकरेंट अकाउंट पढ़ लीजिएगा। तो मिस्टर रवि, एक तरह का कंकरेंट अकाउंट भी फिक्स्ड अकाउंट के टाइप ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके हम जमा कर सकते हैं। तो मिस्टर रवि जो है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड इनकम है, तो ये अपना कंकरेंट अकाउंट खोल सकते हैं और अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर मुझे याद दहानी करा दीजिएगा, तो मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूंगी टाइप्स ऑफ मैम अकाउंट। आपने कौन सा बताया ही ना था? कंकरेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताया आप? कंकरेंट अकाउंट। कंकरेंट, कंकरेंट, अनकरेंट। कंकरेंट, CON। ओके मैम, करेंट। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट हम लोग यहीं तक करेंगे। द कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इज नोन एज, जो इंश्योरेंस किया जाता है उसे कहा जाता है, बीमा के प्रतिफल को, बीमा के रिजल्ट को क्या कहा जाता है? मैम सवाल दोबारा कीजिए मैम। इसका आप लोग ना कंकरेंट अकाउंट नहीं लिख करके आप लोग इसको लिखिएगा रिकरिंग डिपॉजिट में करेंगे ये पैसे। एक बार ना इसका मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं बोल के क्लास स्टार्ट कर दूं ना तो भी आप लोग मुझे रिमाइंडर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट वाला। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंश्योरेंस हम लेते हैं और बदले में जो पैसा देते हैं वो क्या कहलाता है? इन रिटर्न जो हम देते हैं वो क्या कहलाता है? जो इसकी फी हम पे करते हैं इंश्योरेंस की वो क्या कहलाता है? पी से होता है प्रीमियम। यस, प्रीमियम कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जो अटमोस्ट गुड फेथ है, खुलूस या नेक नियति का जो प्रिंसिपल है, ये किस बात पर बेस्ड होता है? इंश्योरर और इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करता है या जो इंश्योरेंस करवाता है, इन दोनों के बीच में वो कौन सी चीज है जो इस उसूल को बताती है? तो ये किस? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, है ना? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें, ठीक है। तो आज हम लोग रखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ जो इल्मा ने क्वेश्चन पेपर भेजा है उसके बारे में भी हम लोग, तूबा ने जो क्वेश्चन पेपर भेजा है उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे कौन सा सेट मिला है या कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है। ठीक है। और फिर इसके साथ साथ एक बार याद करा दीजिएगा टाइप्स ऑफ बैंक एंड के बारे में, हम और अकाउंट्स ऑफ बैंक के बारे में भी डिटेल में आपसे एक बार रिकैप करवा दूं। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसके बाद नेक्स्ट डे आपका पेपर होगा। तो मेहनत करते रहिए इसी तरह से और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे भी,
है ना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है जो आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, दुआ कीजिए मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम लोग भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखो। इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।